डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग जो है बेसिकली वो क्या है, जैसे कि नाम से ही है कंट्रोल करना है, और आपने किसको कंट्रोल करना है? डॉक्यूमेंट्स को करना है। अब एचआर वाले जो हैं वो मैन पावर को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि वो हायर करना है, उन्होंने उनको उनके सैलरीज फिक्स करनी है, उनके ओवर टाइम्स देखने हैं, उनके जो एनुअल बेनिफिट्स हैं वो देखने हैं, उनके अगर हॉलीडेज हैं, वेकेशन हैं एनुअल, वो उन्होंने सब जो है वो सिस्टमेटिक करनी है। उसके अलावा उनके कामाज हैं वो रिन्यू किस टाइम पे होंगे, कब होंगे। उसके अलावा अगर उनकी कोई और इस किस्म की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है मेडिकल वगैरह की, वो शायद वो कुछ इंश्योरेंस वगैरह का बंदोबस्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से मैन पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा काम डॉक्यूमेंट्स के साथ है, ठीक है। हमने यही सारा प्रोसीजर डॉक्यूमेंट पे करना होता है। हर फील्ड में आप इवन अगर अकाउंट्स की बात करें तो वो इसी तरह से हर चीज़ को देख रहे होते हैं। उनकी जॉब होती है कि हर चीज़ का प्रूफ हो, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हों और वो तरतीब से हों। जब वो किसी चीज़ को देखना चाहें तो उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरे उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ जाएं। तो ये काम वो लोग भी कर रहे होते हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, हमारा काम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे है, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इसी मुतालिक हो, सब कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जो साइट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हेड ऑफिस और उस क्लाइंट के दरमियान है, वो भी हमारे पास हो सकते हैं। क्योंकि इसमें बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। क्लाइंट है, उसने कहा कि जी मैंने ये एक बिल्डिंग बनवानी है। उसके लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ये देखना चाहेगा कि भाई ये काम मैंने करवाना है तो इसकी मैं डिज़ाइनिंग करवाऊँ। तो वो डिज़ाइनिंग आम तौर पे वो एक कंसल्टिंग कंपनी से करवाते हैं, ताकि वो एक डिज़ाइनिंग उनकी मर्जी की हो जाए। हाँ भाई ये डिज़ाइन है, ये चीज़ बननी है। क्लाइंट जो है वो पहले कंसल्टिंग कंपनी से डिज़ाइन बनवा, यानी उनका स्कोप ऑफ वर्क जो है उसके अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि भाई वो पहले डिज़ाइन करें। ठीक है। जब वो डिज़ाइन करके दे देते हैं तो फिर अब क्लाइंट ने ये देखना होता है, देखे भाई इसके अंदर इतनी चीज़ों की इतनी क्वांटिटी चाहिए होगी, इतने दरवाजे, इतनी खिड़कियाँ, इतने इसके अंदर लाइटें, इतने इसके अंदर, इतना इसके अंदर जो है वो सरिया कितना लग सकता है, इसके अंदर जो है वो सीमेंट कितनी लग सकती है। यानी एक एक चीज़ की क्वांटिटी भी वो निकालते हैं। वो सारी चीज़ निकाल के तो वो फिर उसको एक बिल बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। वो जो है उसकी फिर वो इसकी बेस पे वो टेंडर देते हैं कि भाई आप लोग बिड करें कि आप ये हमें कितने में तैयार करके दोगे। ठीक है। अब ये काम कौन कर रहा है? क्लाइंट कर रहा है। वो जो कंसल्टेंट है वो होगा जो एग्जीक्यूशन देखेगा। जब वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, बन रही है, तो उस टाइम पे वो जो काम है वो किस नौयत को हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। बिल्कुल, वो सुपरवाइजर एक तरह से उसने चेक करना है हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। ये बिल्कुल उस तरह होना चाहिए। जो हमें क्वालिटी चाहिए, जिस तरह का मटीरियल चाहिए, क्या उसी तरह का लग रहा है, नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करना है कंसल्टेंट ने। जब टेंडर्स होंगे तो अब उस पर जितनी कंपनीज हैं वो जो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जिनका काम है वो उसके ऊपर अपने बिडिंग करेंगे। वो अपनी बिल ऑफ क्वांटिटीज उसको फिल करेंगे अपनी, भाई ये चीज़ हम इतने की टोटल करके, इतना मैन पावर, इतना सब कुछ करके, ये जी इतना प्रॉफिट वगैरह वो सारा अपने कैलकुलेट करेंगे अपने। वो एक फाइनल अमाउंट बना के तो वो बताएंगे हम इतने मिलियन में ये आपको प्रोजेक्ट करके दे सकते हैं। अब ये टेंडर्स जो हैं ये जाएंगे वापस, एक स्पेसिफिक डेट उन्होंने बताई होती है, उसके हिसाब से ये चले जाएंगे क्लाइंट के पास। क्लाइंट अब उन्हें खोलेगा और उसमें से देखेगा कि ये सबसे लोएस्ट है, ये वाली कंपनी अच्छी है इससे, लेकिन क्या ये मेरी उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा? अगर वो पूरी कर रहा है तो इसका मतलब है फिर ये बेस्ट है, फिर इसी को मैं कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, अवार्ड कर देता हूँ इसको। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और ये फिर उसके ऊपर काम शुरू करेंगे तो सुपरवाइज वो कंसल्टिंग कंपनी करेगी। ठीक है। अब 3 पार्टीज आ गई इसमें। यहाँ तक जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, वो हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस हो रहे हैं। साइट अभी उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हुई, लेकिन इसके बाद जो है वो साइट हैंड ओवर करेंगे। क्लाइंट जो है वो कहेगा कि ये साइट अब आप लोगों के हवाले है, ये ले लो, इसकी ये परमिशन, ये सारी चीज़ें ये कर दी, अब आप काम शुरू करो। तो अब जब ये करना है ना तो फिर उस टाइम पे टीम डिप्लॉय होगी। वो जो कंट्रैक्टर है उसकी टीम ने आना है वहाँ पे, कंसल्टेंट्स हैं उनकी टीम भी वहाँ आ जाएगी सुपरविजन के लिए। अब ये साइट पे ऑफिस बन जाएंगे, वो जो उसके करीब हो सकते हैं ऑफिस उसके साइट के। तो वो अब जितने लोग डिप्लॉय होते हैं उनमें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी आ जाता है।
असल में जब हम उसके पर्पस पे आ जाते हैं ना कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता क्यों है, देखिए बाकी टीम भी आई है, इंजीनियर्स आए हैं, पीएम आए हैं, वहाँ टी बॉय आया है, सफाई वाला आया है, हर किस्म के लोग आए हैं, लेकिन साथ ही डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम यह है कि हमारे इंजीनियर्स जितने भी हैं जो चीज़ बनाएंगे, जो भेजेंगे अप्रूवल के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, वो भेजते हैं कंसल्टेंट को या क्लाइंट को, तो उस सारे का रिकॉर्ड, उस सारे डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को चेक करना, उसको मॉनिटर करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको अपने पास ट्रैकर बना के रखना कि भाई कोई मुझसे पूछे कि जी वो डॉक्यूमेंट अब किस स्टेज पे है, ये सारी कंट्रोलिंग जो है वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास है। तो ये अब जब यहाँ पे बैठ के ये काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर बेस पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये भेज रहा है, तो वहाँ कंसल्टेंट पे भी एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होना चाहिए जो कि फोकल पॉइंट होगा, जहाँ से वो डॉक्यूमेंट वो रिसीव करेगा और वो फिर अपने इंजीनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो भी उन्होंने उसके ऊपर एक्टिविटी करनी है। अगर फॉर इन्फॉर्मेशन है जस्ट वो रख लेंगे, लेकिन अपने पास एक ट्रैक रखना है। और अगर वो वापस करते हैं इसके ऊपर कमेंट्स करके या अप्रूव करके या जिस तरह से भी, तो फिर वही बंदा होगा जो वापस भेजेगा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ। तो इसलिए वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होना चाहिए। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर वो समझते हैं कि इसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उससे कोई खास चीज़ का फीडबैक लेना है, तो वहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होगा या एक कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जो उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। तो अभी देखें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो यहाँ आ जाता है कि वो डॉक्यूमेंट किस बेस पे बनेंगे, उनकी नंबरिंग किस तरह करनी है, उनको हमने किस तरह से मालूम करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं फलां नंबर का है, ये वही नंबर है जो वो समझ रहा है, ये वही नंबर है जो तीसरी पार्टी समझ रही है। क्लाइंट प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस बताता है, इस प्रोजेक्ट पे एक चीज़ किस तरह होनी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की स्पेसिफिकेशन भी बताता है कि डॉक्यूमेंट जो होगा उसकी नंबरिंग आपने किस तरह करनी है, ताकि वो एक यूनिवर्सल नंबर बन जाए, वो ऐसा नंबर बने जो उसी का हो और किसी को यूज़ ना हो रहा हो। क्योंकि टाइटल से समटाइम्स आप याद रख सकते हैं, समटाइम्स नहीं होता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं कर रहा होता, समटाइम्स वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हायर करता है, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज हो सकता है कि वो खुद भी वो चाह रहा हो कि मैं सिर्फ ये लिमिटेड काम है ये मैं करूँगा, इस काम के लिए मैं एक और आगे कंपनी है जो एक्सपर्ट है तो मैं उसके हवाले कर दूँ, वो ये काम कर लें। तो फिर वो डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करके भेज रहे होंगे, उनका भी एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होगा जो वहाँ से प्रिपेयर करके यहाँ भेज रहे होंगे। अब यहाँ से फिर आगे जाना है, फिर ये सारा, तो ये फैलाव इतना बढ़ जाता है कि उस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना, वो सिर्फ टाइटल से मुमकिन नहीं है। उसके लिए लाजमन आपको जो है बीच में नंबरिंग ज़रूरी है। तो वो नंबरिंग जो है वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो डिफाइन करते हैं क्लाइंट वाले या कंसल्टेंट वाले, मिलके भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसल्टेंट है, वो उनको राय दे सकते हैं। तो वो मिलके आपको एक क्राइटेरिया बता के देते हैं कि जी ये तरीकाकार है, इस हिसाब से आपने नंबरिंग करनी है। ये हर प्रोजेक्ट पे आपको मिलता है, ठीक है जी। जब आप वहाँ जाते हैं, अगर आप एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं, तो पहले नंबर पे आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि मुझे आप स्पेसिफिकेशंस बताएं, नंबरिंग का तरीकाकार बताएं कि क्या है, किस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। ये इस तरह से वो देते हैं, लेकिन इसका भी अपना एक पूरा उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का एक काम ये भी होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट सिर्फ एक दफ़ा नहीं बनना, यानी एक टाइप है ना डॉक्यूमेंट की, फ़र्ज़ किया उसने भेजना है जी मटेरियल के लिए, तो अब एक मटेरियल नहीं है, हो सकता है 1000 मटेरियल के आइटम्स हों, तो अब उसके लिए उसने वो डॉक्यूमेंट को 1000 टाइम भेजना है। ठीक है। तो अब इसके लिए उसे क्या होना चाहिए, उसको एक नंबर पे तो ठीक है, उसे नंबरिंग पता होनी चाहिए कि ये नंबरिंग है, मैंने इस तरह से करना है। दूसरे नंबर पे उसके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए, यानी आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है, फ़र्ज़ किया मुझे उन्होंने इंजीनियर्स ने बना के एक डॉक्यूमेंट भेज दिया कि जी ये डॉक्यूमेंट है, आपने भेजना है, लेकिन मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हूँ तो मैंने क्या करना है, मैंने उसके ऊपर एक कवर पेज लगाना है। वो कवर पेज टेम्पलेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर दफ़ा ये इसके लोगोज हैं, ये इसके ऊपर सिग्नेटरीज हैं, इनके सिग्नेचर हुए पड़े हैं, ये डेट है, ये वगैरह वगैरह, हर चीज़ उसने प्री डिफाइन की होती है, फील्ड बने होते हैं, जस्ट उसने उसके अंदर डाटा एंटर करना होता है। ये क्यों हम बनाते हैं टेम्पलेट्स? एक तो ये ताकि एक जैसा उसका रहे आउटलुक, यानी जब कोई डॉक्यूमेंट सामने आए तो वो हर दफ़ा वो नई चीज़ ना आ रही हो। एक तो वो एक पैटर्न बन जाएगा, एक स्टाइल बन जाएगा हर डॉक्यूमेंट का। दूसरे नंबर पे आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप अपना टाइम बार बार वेस्ट नहीं कर रहे कि हर दफ़ा आप बना रहे हैं, नहीं, एक चीज़ आपके पास बनी बनाई है, जस्ट आपने उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एंट्रीज हैं वो की और बस आप आगे चल पड़े। क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि फिर आप वो हर दफ़ा बना नहीं सकते, वो टेम्पलेट बनना ज़रूरी है।
फिर उसके साथ मतलब बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, मसलन कमेंट रेजोल्यूशन शीट वगैरह ये वो, तो वो बाद में आएंगी। इस पर आप देखिए इन्होंने एक स्टाइल बनाया हुआ है अपना कि हम ये इस तरह से भेज रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने अपना लोगो भी लगाया हुआ है और उसके अलावा जो है उन्होंने डिटेल भी लिखी हुई है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये रिवीजन ऊपर मेंशन किया है, डेट है, पेजेस कितने हैं, ये स्टेटस इसका क्या है, फॉर इंफॉर्मेशन है, फॉर अप्रूवल है, फॉर किसके लिए है। तो बहरहाल ये गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये इसका एक स्टाइल है। आगे चल के इसके ऊपर जो है वो पूरी डिटेल्स हैं, आपने किस तरह कोडिंग करनी है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये उन्होंने नेमिंग कन्वेंशन बताया, इसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने जो अपना डॉक्यूमेंट है उसकी नेमिंग किस तरह करनी है, नंबरिंग किस तरह करनी है। तो उसमें जो है वो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम हम मेंशन करेंगे हर दफ़ा जब भी हमने कोई डॉक्यूमेंट का नंबर जनरेट करना है, तो हम सबसे पहले उसका नंबर शुरू ही करेंगे प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि हो सकता है और भी प्रोग्राम्स हों, किस प्रोग्राम से मुतल्लिक है। फिर उस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ये अब इनकी स्कीम है, लाजमी नहीं कि हर प्रोजेक्ट पे ही हो, किसी पे सिर्फ वो शुरू ही प्रोजेक्ट से करते हैं, हो सकता है दूसरा कोई और प्रोग्राम हो, तो वो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होगा वो यहाँ वो मेंशन करेंगे। ये इनका अपना एक है, लाजमी नहीं कि यही चीज़ हो। अब मसलन ये देखें, इसका ये नंबरिंग सिस्टम है, सीधा सीधा उन्होंने अपनी लोकेशन का नाम बताया, यानी प्रोजेक्ट का नाम बता दिया है। दूसरे नंबर पर उन्होंने डॉक्यूमेंट बताया कि ये डॉक्यूमेंट किस किस्म का है, फिर उसके बाद उन्होंने उसका डॉक्यूमेंट का डिसिप्लिन बताया और फिर नंबर, बस खलास, सिर्फ उसके अंदर 4 फील्ड्स हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं कि ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ये शुरू की ये 2 चीज़ें फालतू आ गई हैं, अब आगे भी कुछ चीज़ें फालतू हैं इसके अंदर, लेकिन बहरहाल ये इन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है कि हमने इसी तरह करना है। तो हमें फिर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसी तरतीब में रखने हैं। अब साइट्स मल्टीपल हो सकती हैं, वही प्रोजेक्ट, वही प्रोग्राम, वही प्रोजेक्ट, लेकिन उस प्रोजेक्ट की साइट्स अलग अलग हैं। यहाँ तक तो चीज़ होगी, ये तो परमानेंट रहने हैं, हर जितना भी डॉक्यूमेंट आप कोई भी बनाएंगे ये परमानेंट रहेगा उसके साथ। उसके बाद आगे आता है डॉक्यूमेंट टाइप। फिर आपके पास होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है, किस किस्म का डॉक्यूमेंट है। बहुत सी टाइप्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम अब फील्ड्स में आए, यहाँ देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखें ना, डॉक्यूमेंट टाइप में जनरल है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी खास कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे हैं हम सबको जनरल में डाल देते हैं, ये समझे जनरल में आ जाता है। या जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो भी हम जनरल में ले जाते हैं। अब यहाँ अगर आप आते हैं मसलन कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी आप किसी भी जगह का इंजीनियर्स जो हैं जब वो उसको देख रहे हैं कि इसका फ़र्ज़ किया उसका लोड कितना है, फ़र्ज़ किया उसकी डायमेंशन कितनी है, फ़र्ज़ किया उसने स्पीड कितनी लेनी है, उसके ऊपर टेम्परेचर कितना होना है, ये सारी चीज़ें जब वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी डिटेल्स, उसकी कैलकुलेशन करके तो वो सबमिशन के लिए भेज सकते हैं कि ये बताएं कि ये इतनी की ठीक है। और अगर वो कहें कि हाँ ठीक है तो फिर यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैलकुलेशन जो है वो आपने भेजनी होती है। मॉकअप एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी हम जो है यहाँ से इसी पे भेज, सैम्पल है, ड्राइंग है, MIR मटीरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है, WR वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है, RFI है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है ना रिपोर्ट्स हैं, ये मसलन एक डेली रिपोर्ट हो सकती है DPR, उसके बाद वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब क्योंकि इक्विपमेंट लग रहा है तो पहले जाके फैक्ट्री को उन्होंने चेक करना है कि किस तरह से है, क्या सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, तो फिर उसके बाद ये इसके इस तरह का डॉक्यूमेंट भेजेंगे। फिर साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट है, फिर उसकी फंक्शनैलिटी वो किस तरह से काम कर रहा है, जब उसको आपने लगा दिया क्या वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक है। फिर सिस्टम पूरा चेक हो रहा है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन जो है उस पूरे जितने ये वाले टेस्ट कौन करता है, एक्सेप्ट मतलब ये होते हैं बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारी चीजें प्रिपेयर करके इन टेस्ट की वो रिक्वेस्ट करता है कंसल्टेंट से, ठीक है आप करो, वो करते हैं और फिर वो चेक करके वो अगर कहते हैं ओके तो फिर ओके, इसका मतलब है कि वो वहां तक का मटीरियल जो है वो लग चुका और वो जो काम हो चुका है वो ठीक हो चुका है। तो ये टेस्ट भी सारे जो हैं वो उन्होंने करने हैं, ठीक है जी, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। फिर इसी तरह से स्नैग लिस्ट, डी स्नैग, स्नैग मतलब ये एंड पे जब आप काम कर चुके हैं उसके अंदर कोई उन्हें छोटी छोटी चीज़ें महसूस हुई हैं कि यहाँ से यूँ नहीं, यहाँ से यूँ कर दो, तो वो स्नैग लिस्ट वो बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से काम ठीक नहीं हुआ, यहाँ से ये मुरम्मत की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा काम वो कह सकते हैं, तो वो एंड पे ये सारी चीज़ें ये एंड पे होती हैं जब प्रोजेक्ट तकरीबन ख़त्म हो रहा होता है। तो फिर डी स्नैगिंग यानी उसका फिर वो कह के जवाब देते हैं कि भाई हाँ जी ये हो गया, तो वो डी स्नैगिंग करके तो वो अप्रूवल लेते हैं कि ये अब आपको कबूल है कि नहीं, हमने कर दिया ठीक है कि नहीं, तो वो इस हिसाब से। फिर सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स और सारे ये देखें मेथड स्टेटमेंट, बहुत से किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंट टाइप।
अब इसमें हमें जो बताया गया है, लेकिन इसमें बताया गया कि इस फील्ड में 5 फील्ड होने चाहिए, नहीं ये स्टैंडर्ड है, बस ये 5 है, यही होने चाहिए, 1 2 3 4 5, इसके 3 होने चाहिए, 1 2 3, यही PH4 ही आप लिख सकते हैं, आप इसको 0 4 नहीं करेंगे, ये इसी तरह ही रहना चाहिए, स्टैंडर्ड है। इसी तरह से ये 6 होने चाहिए, तो ये इसी तरह से होना चाहिए, बस इसके अंदर स्पेस भी नहीं देनी, अंडरस्कोर भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती, बस इसी तरह होना चाहिए। इसके अंदर 3 होने चाहिए जस्ट। तो हम जब फील्ड में आते हैं तो देखें सारे 3 3 3 हमने पहले लिखे हुए हैं, यही हमने उठा के वहां लगाने हैं। फिर उसके बाद डिसिप्लिन है। फिर ये जब ये पता चल जाता है डॉक्यूमेंट किस किस्म का है, तो फिर आपने ये देखना है कि ये डॉक्यूमेंट किस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला है। मसलन मैं अगर आपसे ये कहूं कि जी मटेरियल है, तो सबसे पहले मटेरियल तो हर किस्म का है, आपने मटेरियल जो है वो किस जगह यूज करना है, किस काम के लिए यूज करना है, तो उसके लिए हम कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो ये हमारे पास मेन डिसिप्लिन है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, लो करंट, मैकेनिकल और बिल्डर्स वर्क, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये मेन है जो हमारे पास आ रहा है। अगर वो एक से ज्यादा किसी में अप्लाई हो रहा है तो फिर हम उसको जनरल भी कर देते हैं। तो ये बेसिकली जब आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी कर रहे होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसी तरह से यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम कहीं भी हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये एक तरह से डिपार्टमेंट कह लें, ठीक है, कि ये किस तरह की एक्टिविटी है। ये सबसे पहले जो है जो काम हो रहा होता है, जब हम उसको बना रहे होते हैं तो पहला जो काम हो रहा होता है वो सिविल का हो रहा होता है। आर्किटेक्चरल जरा बाद का काम है, वो जब फिनिशिंग आप कर रहे होते हैं, तो टाइलें लगा रहे हैं आप, दरवाजे लगा रहे हैं, वो सारे के सारे आर्किटेक्चरल में आएंगे। जो स्ट्रक्चरल है, इस बिल्डिंग को खड़ा करना है, इसकी छत डालनी है और इसको जो हमने खड़ा करना है, तो ये जितना काम है ये सिविल के अंदर आ रहा है। ग्रे काम जितना भी हम लोग कह रहे होते हैं ना, वो सारा के सारा सिविल में आता है। फिर इसी के साथ जब ये कर रहे होते हैं तो साथ इसके मैकेनिकल भी आ रहा होता है, प्लम्बिंग करनी है घरों में जब हम बना रहे होते हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पर आप बनाएंगे तो आपको हो सकता है फायर फाइटिंग का काम करना, उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर आपको सेंट्रलाइज सिस्टम हो आपका एसी का, कहीं एक जगह पे वो चिलर लगे हों, वहां से वो ठंडी हवा और वो हर जो है ना रूम में जा रही हो, जगह जगह एसी लगाने की बजाय, तो वो जो है वो काम भी उसके अंदर हो सकता है, उसे HVAC का कहते हैं काम। फिर इलेक्ट्रिकल है, वायरिंग का होगा, उसके अलावा वहाँ पे अर्थिंग हो सकती है ताकि ऊपर अगर लाइटनिंग हो तो उसके लिए वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके अलावा उसके अंदर लाइटिंग है और ये चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद लो करंट है, इंटरनेट के लिए या जो डाटा के लिए हमने कितने वोल्टेज का हमें चाहिए, किस किस जगह कनेक्शन चाहिए, कौन कौन सी डिवाइसेस लगानी है, किस तरह से लोड करना है, उसके लिए बैकअप में क्या क्या चीज़ चल रही है। यानी हमारे यहाँ फर्ज करें बैटरीज बहुत लग रही हैं, जैसे सोलर की बैटरीज लग रही होती हैं, यहाँ इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी है, ये बहुत ज़रूरी काम होता है। किसी भी जगह किसी प्रोजेक्ट पे आप जाते हैं तो ये असल में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एक ही डिपार्टमेंट है, HSE इसे कहा जाता है। तो HSE का मतलब ये है कि हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो तीनों को उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हों, और वो तो उसके लिए भी एक सेफ्टी मैनेजर मौजूद होता है साइट पे, उसकी टीम मौजूद होती है। तो वो उससे मुतालिक जो कुछ चीज़ें बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, वो सारे HSE के अंदर आएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग जो यहाँ पे बता रहे हैं, हमने कहा है कि ये नेमिंग कन्वेंशन में कि डिसिप्लिन सिर्फ 2 फील्ड्स का होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे हैं, AREL LCGE, ये सिर्फ 2 हमने लिखे हैं। लेकिन उससे आगे हम जो है ना उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई डिसिप्लिन तो हो गया, आर्किटेक्चर के अंदर फिर क्या है, मैकेनिकल अंदर फिर क्या है, तो हमें मोर स्पेसिफिक होने के लिए, ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका सब डिसिप्लिन में बता रहे हैं कि बेशक मैकेनिकल है, लेकिन मैकेनिकल के अंदर अब देखिए इसमें 3 फील्ड आएंगे, उसकी लेंथ 3 है, ये सब डिसिप्लिन आ रहे हैं। सिविल के देखें, उसके अंदर इससे पहले जियो है, जियो टेक्निकल। जियो बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उस जमीन की, उसकी मिट्टी का टेस्ट करते हैं, सॉइल टेस्ट होता है, ये कितना प्रेशर उठा सकती है, कितनी इसके ऊपर बिल्डिंग बन सकती है, जल्जले का इम्कान तो नहीं है, नीचे पानी तो नहीं है, नीचे इसके कितनी इसके अंदर जो है ना वो ह्यूमिडिटी, हाँ वो है इसके अंदर है, कितना उसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी होती हैं, तो वो जियो के अंदर आ रही हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी जो उस ज़मीन से मुतल्लिक होंगी वो जियो से मुतल्लिक आएंगी। स्ट्रक्चर वो फिर जब हम स्टील या कंक्रीट का जो भी काम करेंगे वो सारे का सारा उसके अंदर आ जाएगा। फिर PCT 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडी मिक्स, एक होता है प्रीकास्ट। रेडी मिक्स ये होता है
क्या आप वहीं पे वो मशीन लगा के तो उसको तैयार करके तो डाल रहे हैं सीमेंट, वो जो ऊपर डाल रहे हैं, छत डाल रहे हैं, फर्श डाल रहे हैं, दीवारों में उसमें डाल रहे हैं, क्या नाम है, बीम्स या वो पिलर डाल रहे हैं, कॉलम्स वगैरह, तो उसके अंदर जो आप पोरिंग कर रहे हैं, जो उसके अंदर कंक्रीट डाल रहे हैं, तो वो उधर ही तैयार करके तो उधर डाल रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में वैसे शुरू हो गया, वो ये है कि फैक्ट्री में तैयार करते हैं, वो ट्रक से होते हैं, वो गोल गोल घूमने वाले, उसके अंदर जो है वो कंक्रीट ट्रक जो है उनके अंदर डाल के एक खास टेम्परेचर मेंटेन करके, बाद में उसके अंदर बर्फ डालनी पड़ती है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, उसको ला के, यहाँ क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो ला के उन्होंने फिर देखना है पानी भी इतना नहीं होना चाहिए, इसकी डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, इसकी साइज इतना होना चाहिए, सीमेंट की रेशो क्या है, हर चीज़ वो पहले देखते हैं, मिक्स डिज़ाइन उसे कहते हैं, वो उसके मुताबिक तैयार करके यहाँ ला के ऊपर वो पंप्स के जरिए से, जितनी ऊंची 100 मंजिला ऊंची बिल्डिंग क्यों ना हो, तो वो पंप्स के जरिए उन्होंने ऊपर पोर करना है। तो बड़ा मतलब ये एक रेडी मिक्स का काम है। लेकिन प्री कास्ट क्या है? प्री कास्ट सिंपल अल्फाज में तैयार छतें। अच्छा, यानी हर चीज़ जो है आप कॉलम्स और छतें आपने तैयार की हैं, एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो आपसे स्पेसिफिकेशन लेगा, कितनी हाइट आपको चाहिए, कितनी आपको विड्थ चाहिए, कितना आपको थिकनेस चाहिए, सारी चीज़ें करके वो आपसे लेगा, और फिर वो आपको वहाँ से वो उससे मुतल्लिक मिक्स डिज़ाइन अप्रूव करवाएगा आपसे कि भाई ये देखो, मैं इतनी सीमेंट, इतनी रेत, इतना सरिया, इतनी मोटाई, इसकी मोटाई होगी, ये सारी चीज़ें करके मैं आपको तैयार करके देता हूँ, तो आपको ये कबूल है? तो वो फिर जब कंट्रैक्टर देखेंगे, वो अगर अप्रूव करते हैं कि हाँ कबूल है, तो फिर वो क्या होगा, फिर वापस जाएगा और फिर वो उसके मुताबिक तैयार करेंगे। वो तैयार करेंगे, फिर इंजीनियर्स जाकर उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, उसके टेस्ट होंगे कि ये वाकई इस तरह है कि नहीं है, कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, हर चीज़ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक है, क्वालिटी ठीक है। अगर ठीक है तो फिर वहाँ से वो लोड होके यहाँ आएंगे, यहाँ आके वो नट बोल्ट्स के साथ सारा टाइट होगा। तो ये प्री कास्ट जो है, ये मक्का में हो रहा है, वो यही नहीं है मेरे ख्याल से? ये अब बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारी पूरी बिल्डिंग इसी में बनी है। हाँ, मैंने मक्का में देखा है। तो ये चीज़ वो करके उसका पहले उन्होंने सिस्टम रखा होता है कि यहाँ बोल्ट लगने हैं, यहाँ इतना नट लगना है, इतने मोटे होंगे, यूं लगेंगे, बड़े एक्सपर्ट हैं वो लोग। तो वो आके लगा के वो खड़े करके बिल्डिंग आपको दे जाएंगे, बस बाकी फिर आपने काम करना है उसका। तो ये प्री कास्ट जो है ना, ये अलग है, इसके लिए उन्होंने अलग से एक बना दिया है कि भाई आप इससे मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होगा कि पीसीटी इसका मतलब प्री कास्ट से मुतल्लिक है, तो ये हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा कोई अप्लाई करते हैं तो फिर आप जनरल कर सकते हैं, या कोई मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ है जो इन सबसे किसी एक से मुतल्लिक नहीं है, एक ऐसी बात है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सिविल से मुतल्लिक है, तो फिर वो इसमें डाल देंगे। इस तरह आर्किटेक्चर में आप आते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के हैं। मसलन अब हम लोग जो यूज़ करें, अगर सिर्फ एक चीज़ है आर्किटेक्चर में, जैसे आपने क्लैडिंग करनी है, आपने जस्ट उसके बाहर जो है लगा देने हैं, क्लैडिंग यहाँ बहुत ज़्यादा इन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो घर बनाते हैं तो बाहर से प्लस्तर कर देते हैं, ऊपर पेंट शेंट कर देते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जब वो ब्लॉक्स लगा के सारा फारिग हो जाएंगे ना, तो उसके बाद ये उसके ऊपर इसी तरह से जैसे उन्होंने प्री कास्ट किया, इसी तरह से वो टाइलिंग लाएंगे, वो भी इसी तरह से उन्होंने फिट करनी है ऊपर। उसके लिए वो चाहे रेलिंग लगाएं, कुछ भी करें, उसको ऊपर फिट कर देते हैं, जैसे ग्लास वर्क है, मतलब उस तरह से वो लगा देते हैं। तो ये जो है ना, वो काम भी इसके अंदर आ जाएगा। तो हम उसको AAR इस तरह से देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से प्री कास्ट से मतलब कुछ होगा तो आएगा, ये डॉक्यूमेंट आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोर वगैरह है, पर्दे लगाने हैं, या कोई ख़ास चीज़ है जो इस तरह की है, फर्नीचर है, वो चीज़ें जो जितनी भी आएंगी वो AAI यानी कि आर्किटेक्चर के अंदर हम उसे दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आप आएँ। इलेक्ट्रिकल में हम कह रहे हैं कि जी पावर से मुतल्लिक हो सकता है, सीधी सीधी बात है, बिजली जैसे हम आ रही है, कितने वोल्ट कहाँ आ रहे हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़। फिर लाइटिंग है, फिर अर्थिंग है, तो ये इसी से मुतल्लिक सारी चीज़ें आ जाती हैं। लो करंट में आप आएँ तो एक तो लो करंट, कोई भी चीज़ जो लो करंट से मुतल्लिक हम सीधा सीधा से लो करंट कर देंगे। लेकिन अगर वो फिर इंटरनेट से मुतल्लिक है, यानी कि स्पेसिफिक हो जाती है कि फाइबर से है, नेटवर्क है, रैक्स वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर हम उसे ICT कह रहे हैं। इसी तरह से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो सारी चीज़ जो है वो BMS में आ जाएगी। वो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी आप उसको जैसे सिक्योरिटी वाले होते हैं, जैसे इंट्रूजन आप चेक करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर कोई ना आए, वो इस तरह की सेटिंग आप जो कर रहे हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी जैसे कैमरास वगैरह लगेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी वाले CCTV या इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी BMS में हम दिखा रहे हैं, तो उसमें आ जाएंगे। फिर मैकेनिकल में आप आ जाएं जी, HVAC है सबसे पहले, तो जो मैं कह रहा था कि AC लगाने हैं सपोज, तो HVAC में आ जाएंगे। लेकिन वो जब वो उस तरह का हम सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहे हैं जिसके अंदर डक्ट्स लग के आ रही हैं और वो वहाँ से वो हवा सिर्फ आ रही है आपके पास, तो पीछे चिलर लगे हुए हैं, तो वो जो है ना, ये HVAC का ये वाला काम जो है डक्ट वाला, वो सारा HVAC में आ जाएगा। इसी तरह प्लम्बिंग है, कहीं पे आपको पानी चाहिए, नल चाहिए, वॉशरूम चाहिए,
किचन चाहिए, उनके अंदर जो फिटिंग शिटिंग सारी होगी वो हम प्लम्बिंग में कहेंगे। फिर इसी तरह फायर फाइटिंग है, हर जगह आपको वो फायर फाइटिंग का सिस्टम चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो स्प्रिंकलर जो है ऑटोमेटिक चल जाए, लेकिन उसके पीछे पूरा सिस्टम है, कहाँ से वो आएगी, पानी कहाँ से आएगा, किस तरह स्टोर होगा, किस तरह से वो चीज़ एक्टिवेट होगी। और फिर फायर फाइटिंग के लिए सिर्फ ये नहीं है, दूसरे पड़े होते हैं वो क्या नाम है जिनके ज़रिए से आप ऑक्सीजन या जो एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो हैं वो लगे होंगे, तो आप उसके ज़रिए से आप कर रहे होंगे, तो वो सारे सिस्टम है। फिर चिल वाटर है, चिल वाटर वही है जो मतलब पीछे एचवैक के पीछे चल रहा होगा, जिसके ज़रिए से वो सारा काम जो है वो चल रहा है। फ्यूल है, अब क्योंकि हम यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ जनरेटर वगैरह हमने लगाना है, तो उसका फ्यूलिंग का सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि फ्यूल जो है वो बिल्कुल रेडी रहे और जितना हमें चाहिए उस हिसाब से। और फिर ताकि वो यानी उस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमने अकाउंट फॉर करना है, तो इसीलिए हम MFS उसका नाम दे रहे हैं। HSE से मुतलिक या HSE यानी हेल्थ सेफ्टी से मुतलिक हो सकता है, HSE उन्हें हम कह रहे हैं, तो इसी तरह से जनरल उसके अंदर आ जाता है। ये सारे बाहर ये हैं, तो इससे आपको पता चला कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये सब डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस नंबर है, अब ये सारा अगर सेम रहे जी, उसी सब डिसिप्लिन के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसी डिसिप्लिन के आ रहे हैं, उसी टाइप के आ रहे हैं, मसलन मटेरियल आ रहा है सारा, सपोज मटेरियल आ रहा है, हमने मटेरियल के रखा हुआ है मैट, ठीक है जी, उसके बाद हमने डिसिप्लिन फर्ज कर दिया जी मैकेनिकल, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया जी मैकेनिकल के अंदर हमने कर दिया MPL प्लम्बिंग, ठीक है जी, MPL हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हम यही कर रहे हैं, यहाँ मैकेनिकल में प्लम्बिंग हमने रखा हुआ है, ये देखेंगे MPL, तो ये हमने कर दिया। तो अब इससे मुतालिक अगर एक और मटेरियल है, एक मटेरियल तो नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे होंगे, तो फिर यहाँ नंबरिंग हमने उसकी करनी है, तब जाके वो सारी बात बनेगी। नंबरिंग के लिए वगैरह 4 फील्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 4। ये फील्ड लेंथ जो है वो 4 डिजिट्स की है, 4 लेटर्स, यहाँ तो हम डिजिट लिख रहे हैं तो इसलिए मैं डिजिट कह रहा हूँ, 4 जो हैं वो डिजिट्स होंगे। तो अब आपने इसी तरह से इसको सिक्वेंशियल बनाना है, पहले 1 आ जाएगा, फिर नया डॉक्यूमेंट आएगा 2 हो जाएगा, फिर नया आएगा 3 हो जाएगा, फिर आएगा 4 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ये सीक्वेंस सेम रह रही है, तब ये सीक्वेंस रहेगा, बाकी सारी चीजें उसी तरह आ रही हैं, ताकि उसको फिर यानी इससे याद रखना उनके लिए आसान हो जाता है। समटाइम्स इंसान है ना, वो नंबर से शायद याद रखना उसके लिए आसान हो जाए, वो 50 नंबर है यार वो निकालना, तो इस तरह से वो इजी हो जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर आगे रिवीजन वाली बात आती है। रिवीजन इसलिए होती है कि मसलन यहाँ देखें हमारे पास रिवीजन है, रिवीजन इसलिए होती है कि एक डॉक्यूमेंट है, आपने एक दफ़ा भेजा, कंसल्टेंट ने उसके ऊपर कोई एतराज़ लगा के कोई उसके ऊपर कमेंट करके भाई ये नहीं यूं करके भेजो, उन्होंने वापस भेज दिया। अब आप दोबारा भेज रहे हैं, फिर उसने कुछ कमेंट करके फिर वापस कर दिया, फिर कर दिया, ये 6-7 दफ़ा अगर चीज़ हो रही है तो आपको कौन सा पता चलेगा कि किस नंबर वाले डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? तो वही नंबर सारा, लेकिन ये कौन से नंबर पे जो गई थी और वापस आई है तो उसकी बात हो रही है। इसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिवीजन नंबर लिखते हैं। जो पहली दफ़ा हम भेजते हैं बिल्कुल 0 तो R0 है, वो फर्स्ट टाइम गया है R0। अब उस पर उसने कमेंट करके वापस भेजा, तो अब जब हम दोबारा भेजेंगे तो R1 करके भेजेंगे, फिर उसने कोई कमेंट करके दिया, हम फिर दोबारा जब भेजेंगे तो हम R2 करके भेजेंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट आगे चलते हैं। तो वो इस चीज़ से भी हम उसको जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि कौन सी रिवीजन की बात हो रही है। जब कोई बात कर रहा है मसलन वो यही कह सकते हैं जी अब 7 नंबर रिवीजन गई कि नहीं गई, अच्छा गई है, अच्छा जी उसके ऊपर जो है वो क्या कमेंट आए हैं, तो वो रिव्यू हो चुका नहीं हो चुका, ये चीज़ें उन सारी देखनी होती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरी जो ये नेमिंग स्कीम है ये वाली, ये पूरी की पूरी जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हमने इसे फॉलो करना होता है। ठीक है जी। इसमें और दूसरी में जो फ़र्क है, ये तो हो गया सिर्फ आगे डॉक्यूमेंट की बात। जब ड्राइंग आती है थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वो तो डॉक्यूमेंट था, यहाँ डॉक्यूमेंट था, यहाँ ड्राइंग टाइप है, यहाँ डिसिप्लिन था, वहाँ सब टाइप है ड्राइंग की, फिर डिसिप्लिन आएगा। यानी 2 चीज़ें यहाँ बड़ी हैं इस एक की जगह पे। ड्राइंग टाइप आ गई पहले और फिर सब टाइप आ गई। अब ड्राइंग जो है मुख्तलिफ किस्म की होती है, ड्राइंग टाइप्स हैं। ड्राइंग्स जो होती है ना वो सबसे पहले जो है वो एक फैब्रिकेशन ड्राइंग है। वो सबसे पहले जो मतलब आप प्रिपेयर करते हैं कि हम कोई चीज़ बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, तो वो जो है फैब्रिकेट करनी है आपने, तो उसके लिए जो ड्राइंग बनेगी वो FD, तो वो वाली होगी। फिर उसके बाद शार्प ड्राइंग है। शार्प ड्राइंग वो है जिसकी बेस पे काम हो रहा होता है, आपने बना के भेजी, तो उसके बाद उसके हिसाब से जैसे वो बताई गई है वैसे ही आपने काम करना है। अब आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस हों, कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, लाजमी नहीं है कि सेम वही हो, तो फिर अगर उसमें फ़र्क आया है और आप वो अलग से दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये फ़र्क आया है, तो फिर वो जो फ़र्क है
अप्रूव हो गई थी, आपने अप्रूव करके उसके मुताबिक काम कर दिया, काम करके अब उसके बाद नेक्स्ट जब आपने जो ड्राइंग बनानी होती है वो एज बिल्ट बनानी होती है कि जब बनी है तो कैसी बनी है, वो फाइनल ड्राइंग है, वो फाइनल ड्राइंग है एज बिल्ट, क्योंकि उसको ही हमेशा फ्यूचर में फिर वो कंसल्ट किया जाएगा। मतलब देखना हो कि यहाँ से वायर निकली है वो यूं निकली है या यूं ऊपर जाके यूं निकल के यूं निकली है, हो सकता है जब जिस टाइम पे वो बनाने लगे हों पहले तो बताया कि यूं निकलेगी, लेकिन जब वो टाइम आया तो उस टाइम उन्होंने देखा कि नहीं यार फुट ऊपर करके हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि नीचे वो फलां चीज दूसरी के साथ टच हो रही है। बाद दफा साइज का बाद दफा चीजों का फर्क होता है, तो हो सकता है एग्जैक्ट उसी जगह पे ना आई हो, तो अब उन्होंने ऊपर दिखानी है। वो जब तक एज बिल्ट के अंदर नहीं दिखाएंगे तो फ्यूचर में अगर कोई आता है रिपेयर करने के लिए तो उसे पता कैसे चलेगा कि यहाँ या वहाँ। तो इसीलिए वो एज बिल्ट के अंदर जो है वो चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि उसको फाइनल दिखाया जाए। लेकिन फाइनल से पहले उस चीज़ का अगर आप उनके नॉलेज में लाना चाहते हैं कि भाई ये ड्राइंग शॉर्प ड्राइंग ये थी लेकिन असल में ये हो गई है, तो वो रेड लाइन ड्राइंग के जरिए। इसी तरह से कंसेप्ट डिज़ाइन ड्राइंग, स्कीमेटिक ड्राइंग और इसके बाद डिटेल डिज़ाइन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें भी मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंगें हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। अब वो ड्राइंग तो हो गई लेकिन उस ड्राइंग के भी आगे डिफरेंट सब टाइप्स की हैं। मसलन एक है आइसोमेट्रिक व्यू, ये एक तरह से 3D टाइप का थोड़ा सा एक व्यू बना के चीज़ का दिखाया जाता है, वो ड्राइंग होती है। इसी तरह से एक जनरल लेआउट है, फिर उसके अंदर एक आ जाती है डिटेल डिज़ाइन, उसके अंदर पूरी डिटेल एलिवेशन सेक्शन उसकी हर चीज़ को आप डिटेल में दिखा रहे होते हैं। इस तरह सिंगल लाइन डायग्राम भी हो सकती है जिसके अंदर वो पूरा जो उसका मैकेनिज्म है वो पूरा एक हिसाब से बता रहे होंगे। तो ये डिफरेंट इसकी जो है ना ड्राइंग की टाइप्स हैं वो भी इसके अंदर आ रही होती हैं। तो ये टाइप और सब टाइप होगी। फिर उसके बाद डिसिप्लिन उसी तरह से आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चरल है, मैकेनिकल है, कुछ है उनके सब डिसिप्लिन है, सीक्वेंस है और ये है, ये है डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग। आपने जितने भी अच्छा फिर इसके साथ ये चीज़ तो आपने पता चल गई, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है उसका काम ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो उसने रिसीव किया है उसके टेम्पलेट्स हैं। अब मसलन ये हमारे पास है, ये टेम्पलेट्स पड़े हैं, ये है मटेरियल का, ऊपर लोगोज आए हैं तीनों कंपनीज के, ठीक है। ये कंसल्टेंट हैं, ये क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, नीचे उसका ये तरतीब सारी आ गई। यहाँ पे भी हम अपना नया टाइटल दे देंगे जो भी है। यहाँ डिसिप्लिन से मुतल्लिक है वो हम करेंगे, अप्रूवल के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, या आपको ये मटेरियल की डिटेल्स हैं। फिर उसके नीचे यहाँ इस पेज पे आप सारी उसकी रिवीजन वगैरह सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ आप उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि कब गई, दूसरी कब गई, तीसरी कब गई, वो इस हिसाब से यहाँ हिस्ट्री आप बता रहे हैं। होता यह है कि जो क्लाइंट है ना वो आपको एक अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट भी देता है, आप इनसे खरीद सकते हैं। अब अगर आप ये देखते हैं कि उस अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से ये बाहर की कंपनीज हैं, ये पहले उसमें शामिल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको तो वो माल मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि सस्ता मिल रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि क्वालिटी अच्छी है, बल्कि आपको टाइम पे मिले भी और उतनी क्वांटिटी मिले जितनी आपको चाहिए, ताकि वर्क डिले ना हो। तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो उस हिसाब से आपने बेस्ट जो आपके लिए सोल्यूशन है उन कंपनीज का एक या दो का आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उनका कंपनी प्रोफाइल और उनकी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो सारी आपने भेजनी है अप्रूवल के लिए। उसे हम लोग कह रहे होते हैं प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये अगर आप देखें ना यहाँ हमने इसके अंदर PQR इधर होगा, ये वेंडर प्री क्वालिफिकेशन, ये आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट भेजना होता है अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं और वो अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में मौजूद नहीं है। अब होता समटाइम्स ये भी है कि सेम आइटम आप फर्ज करें यहाँ आप जाते हैं ना, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, वही चीज़ ये कंपनी वाले कुछ और प्राइस में दे रहे हैं और वही चीज़ वही ब्रांड दूसरी कंपनी वाले और प्राइस पे दे रहे हैं। इनके पास उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, ये अप्रूव्ड है, इनके पास क्वांटिटी कम है, उसके पास उसी चीज़ की क्वांटिटी बेहतर है, ज़्यादा है। तो इस तरह से ये साइज जो है हमें जिस चीज़ का चाहिए वो इसके पास नहीं है, उसके पास है और वो अप्रूव्ड नहीं है। तो ये चीज़ें सारी करने के लिए प्री क्वालिफिकेशन जाएगी। वो जब अप्रूव कर देंगे उसके बाद अगला स्टेप आएगा मटेरियल का, यानी उसके बाद आप मटेरियल खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर आपने मटेरियल खरीदना भी नहीं है अभी आपने फिर मटेरियल की डिटेल देनी है, ठीक है जी। आप सबसे पहले ये जो MAR है या MAT हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे MAR बाज़ जगहों पे कहते हैं मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, तो यहाँ MAT इन्होंने ज़रा डिफरेंट कर दिए। तो ये जो है ये आप फिर इसके बाद भेजते हैं, और इसी की मैं ये बात कर रहा था कि ये जब आप भेजते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फिर लगानी पड़ती हैं साथ। अब उसमें इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई आपने ये प्री क्वालिफिकेशन भी कंपनी की लगानी है, साथ कंपनी का प्रोफाइल,
और उसके अलावा सर्टिफिकेट्स भी लगा देने हैं जो उससे मुतल्लिक उन्होंने कोई लिए हुए हैं या उन्होंने टेस्ट किए हैं इस मटीरियल के, या इसी तरह से प्रीवियस अप्रूवल कोई लिए हुए हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, क्योंकि एक ही चीज़ हो सकता है मल्टीपल कंट्रीज में बन रही हो, ताइवान भी बना रहा हो, इंडिया भी बना रहा हो, चाइना भी बना रहा हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो फिर किस कंट्री का बना हुआ है तो वो आपने बताना है। वारंटी अगर है तो वो जो आपको सप्लायर है वो वारंटी कितनी दे रहा है, तो वो हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम समझते हैं कि हर चीज़ जो आप लगाओ उसकी 10 साल वारंटी होनी चाहिए, ये क्लाइंट कह सकता है सपोज, तो वो अगर कहता है तो उस हिसाब से फिर वो वारंटी जो है वो उतनी होनी चाहिए, तो वो लेटर साथ अटैच होना चाहिए। अगर इसमें मेरा काम क्या होगा, जब वो मेरे पास इंजीनियर्स भेज देंगे तो मैंने इन चीज़ को वेरीफाई कर लेना है कि भाई ये चीज़ें साथ अटैच हैं या नहीं है। अब होता ये है, जब ये बन जाएगा सारी डिटेल इसके ऊपर हम लिख लेंगे, तो इसको और वो जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने भेजा है उसके ऊपर इसको मैंने अटैच करना है। ये दोनों पीडीएफ, वो पीडीएफ है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये उसका ऊपर लगा देंगे। और उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी वही देंगे जो इसके ऊपर आप मेंशन हेडिंग में यहाँ मेंशन कर रहे हैं ना, ये वाला नंबर आप उस डॉक्यूमेंट को देंगे, ये वाला जो यहाँ होगा सबमिटल नंबर जो है, ये उस डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, जो वही वाला नंबर है जो यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं कि जी ये जो नंबर होगा ना यहाँ पे, यही वाला नंबर हमने उसके अंदर मेंशन करना है और यही हमने बाहर आउटसाइड में मेंशन करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ एक और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट साथ हमने अटैच करना होता है, उसको हम कहते हैं CRS, कमेंट रेजोल्यूशन शीट। जितने कमेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है तो वो उस शीट पे ही करना है। अब ये फर्ज करें ये हमारे पास एक है, हर जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं जिनके ऊपर आप अप्रूवल जा रहे हैं, तो आप अब क्या करेंगे, अब देखें ना इसका क्यों फायदा होता है। अब मसलन 1000 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं, अब कंसल्टेंट देख रहा है तो वो जिस जगह उसे कोई मसला आ रहा है वो वहीं पे उसके ऊपर नहीं मेंशन कर रहा। क्यों? क्योंकि इस तरह से तो फिर आपको उसके अंदर कमेंट ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, किस पेज पे उसने कमेंट किया, आपको क्या पता। आपको तो सारे 1000 पेज देखने पड़ेंगे, यार इस पे नहीं किया, इस पे नहीं किया, इस पे कमेंट कर दिया, इस पे कर दिया। तो उसका ट्रैक किस तरह से रखें कि कमेंट्स कहाँ किए हैं उसने। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो जो कमेंट्स करते हैं वो इस पे करते हैं। कंसल्टेंट जो है ये शीट है, इसके ऊपर वो कमेंट करते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है हम डिटेल्स वही सारी प्रोजेक्ट की लिखेंगे जो वहाँ हमने टाइटल पेज पे लिखी है, वो लिख के यहाँ पे वही डेट, वही नंबर, वही सब कुछ, वही टाइटल, वही मैन्युफैक्चरर, वही सप्लायर, वही सारी चीज़ यहाँ करके डिसिप्लिन जो वहाँ हम रख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है वो करके ये हम उन्हें ब्लैंक देंगे। अब वो कंसल्टेंट जब कमेंट करेंगे ना, वो यहाँ लिखेंगे पेज नंबर इतने पे ये वाला कमेंट है। अब हमारे इंजीनियर क्या करेंगे, जब इसको रिवीजन 1 करके वो भेजेंगे ना, तो इसका वो रिप्लाई करेंगे कि जी इसका हमने ये कर दिया है, और वो जब ये बता देंगे तो फिर हम इसे रिवीजन 1 करके दोबारा भेजेंगे। फिर वो रिवीजन 1 के ऊपर यहाँ कमेंट करेंगे, वो फिर कमेंट करेंगे ये यूं नहीं यूं यूं, तो फिर हमारे इंजीनियर जब वापस भेजेंगे तो फिर वो यहाँ कमेंट उसका रिप्लाई करके तो फिर भेजेंगे। ये यहाँ पे रिप्लाई हो रहे हैं। तो एक जो है वो कंसल्टेंट के रिव्यू है, अगर आप इसको देखें ये सेक्शन है, क्लॉज है, पेज है, जो भी है, कंसल्टेंट रिव्यू है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का रिप्लाई है। ये R0 के लिए, R1 के लिए, R2 के लिए। अब जितने R बढ़ते जाएंगे हमें आगे फिर कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। ये जब हम सबमिट करते हैं तभी हम कॉलम ऐड करके भेज। ठीक है जी, तो ये इस तरह से इसके ऊपर वो कमेंट्स रिजॉल्व करके भेज रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है, अच्छा जब वो चीज़ हो जाती है, मैं मटेरियल का बता रहा था, ये भी इसमें पीडीएफ में लगती है? नहीं, ये CRS इसी तरह ही लगेगी, ये अलग सी ये सिर्फ इसका नंबर चेंज हो जाएगा, वही नंबर होगा जो उसका सबमिटल का है, लेकिन ये इसी में होगी एडिटेबल फॉर्म में, ताकि इजीली वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम एज अ रेफरेंस उसके साथ अटैच कर लेते हैं लेटर ऑन। जब रिवीजन 1 भेजेंगे तो ये पिछली वाली जो है उसके अंदर हम PDF में डाल देते हैं, ताकि वो जो हिस्ट्री है वो मेंटेन हो, हमें पता हो कि उस रिवीजन के साथ इन्होंने क्या कमेंट किए थे, फिर इसके साथ क्या किया। हालांकि इसके अंदर भी और होते हैं, आगे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो अलग भी हम रख रहे होते हैं एक हिस्ट्री के लिए। तो वो है इसका सिलसिला। मटेरियल जब आप फर्ज करें आपका मटेरियल अप्रूव हो गया, आपने कहा कि जी मटेरियल ये वाला मैंने लेना है, उन्होंने कहा ठीक है जी अप्रूव कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, वो मटेरियल जब अप्रूव हो जाएगा फिर आप एक मंगवाएंगे सैंपल। वो देखिए यहाँ पे हमारे पास है सैंपल सबमिटल, हमने इसके अंदर यहाँ सैंपल लिखा हुआ है, ये है सैंपल। तो आप वो सैंपल मंगवाते हैं, वो सैंपल अपनी बोर्ड के ऊपर लग के प्रॉपर तरतीब से लग के ऊपर नंबरिंग करके वो आप प्रेजेंट करते हैं उनको जाके कंसल्टेंट को। वो उसको देखते हैं, उसको जो भी डिटेल है देखेंगे कि ये ठीक है, एज पर वो हमारे अप्रूवल है उसके मुताबिक है, क्वालिटी ठीक है, इसके बाकी चीज़ें शेप, इसके कलर, इसकी बाकी चीज़ें उन्हें पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो उसको अप्रूव कर देंगे।
जब वो अप्रूव कर देंगे, फिर वो मटेरियल जब अप्रूव हो गया तो अब आपने मटेरियल, हो सकता है आपको फैक्ट्री इंस्पेक्शन पे भी लेके जाएंगे, फैक्ट्री में देखो कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद मटेरियल डिलीवर होता है। अब जब मटेरियल साइट पे जब डिलीवर होगा, बाज़ दफ़ा वेयर हाउस में भी होता है, वहाँ पे भी आप जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो है वो होता यही है कि क्वांटिटी अगर इतनी है और वो साथ साथ आ रहा है, तो जब साइट पे आता है तो यहाँ मस्ट है उसका एक दफ़ा इंस्पेक्शन होना। तो जो मटेरियल साइट पे आएगा तो उसकी इंस्पेक्शन होनी ज़रूरी है। उसके लिए हम बनाते हैं MIR, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। वो मटेरियल जो है अब आ गया है और अब एक दफ़ा फिर हम दावत देंगे अपने कंसल्टेंट्स को कि वो आएँ और आके एक दफ़ा मटेरियल को चेक कर लें। कोई तोड़ फोड़, कुछ बड़ा छोटा, कोई मिसकैरिएज, कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अगर उन्हें वो पसंद आ गया, उनको लॉट जो आई है वो उन्हें पसंद आ गई है, वो उसका अप्रूवल दे देंगे। फिर उसके बाद वो लगना शुरू होगा। फिर जब लगना शुरू होगा तो उसके बाद अब वो काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो उसके लिए हमें अलग इंस्पेक्शन देनी पड़ेगी, वर्क इंस्पेक्शन, कि अब ये देखो ये काम जो हमने किया है ये कैसा किया है। अगर ओके कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप उससे आगे वाला काम कर सकते हैं, उससे आगे वाला कर सकते हैं, ही मतलब उस टेस्ट में जो उस तक हो गया मुकम्मल हो गया। अब जो कंपनीज होती हैं ना, उनके समटाइम्स जो पेमेंट्स होती हैं उन्हें, वो इसकी बेस पे ज़्यादा हो रही होती हैं, WIR वगैरह की बेस पे, कि भाई आपने काम कर लिया है तो इतना कर लिया है तो अब ये आपके पैसे हो गए। जैसे हम अपने घर में भी किसी ठेकेदार से काम करवा रहे हो तो हम कहते हैं जी तो हम लेंटर पाल है तो जी इतने % तो हम पैसे दे देंगे, अब जी आपने ये कर दिया, प्लस्तर कर दिया तो इतने % आपको पैसे दे देंगे। तो ये इसी तरह से है। वर्क इंस्पेक्शन होती है, जब वो देखते हैं कि यहाँ तक काम हो गया और यहाँ तक हम कह रहे थे कि यहाँ तक जब कर लोगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे, तो अब ये हो गया, अप्रूव हो गया, तो इसका मतलब हमें नहीं पैसे दे दें। तो इस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है इस चीज़ का। अच्छा, इसी तरह जब आप काम कर रहे हैं उसी दौरान आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कहते हो यार ये काम, अगर या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि भाई मैंने देखा है काम करते हुए कि ये चीज़ अगर यूँ हो ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, या ये कलर नहीं ये लगा लें, या ये साइज़ नहीं ये कर लें, या इसके मुकाबले में ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप अगर इंफॉर्मेशन या आप सजेशन या आप डायरेक्शंस चाहते हैं तो उसके लिए आप RFI जो है वो भेजते हैं और वो फिर उसको देखेंगे क्लाइंट, ये बेसिकली क्लाइंट ने और कंसल्टेंट ने दोनों देखना है, डिज़ाइनिंग क्योंकि वो की होगी या जो भी है, तो उन्होंने देखना है कि भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है आप यूँ कर लो, वरना वो कहेंगे नहीं जैसे हमने कहा वैसे करो। तो इस तरह की रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप उसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो अब जब वो मटेरियल आ गया, लग गया, ये हो गया। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज़ आपने देखना है, मॉकअप भी है। मॉकअप क्या होता है? मॉकअप बेसिकली, मॉकअप का मतलब है नमूना। यानी आप फर्ज करें इस पूरी दीवार पे आपने टाइलें लगानी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब टाइलें लगानी है तो आप ये कह सकते हैं कि जी इतनी जगह में मैंने टाइल लगा दी है, इसको, ये मॉकअप है, इसको आप चेक करें। अगर ये आपको पसंद आ रहा है, इसका कलर, इसका लगने का स्टाइल, इसकी बाकी चीज़ें, इसकी जो पीछे थिकनेस है, बाकी चीज़ें, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो फिर मैं पूरी लगाऊं, नहीं तो फिर मैं इसको यहीं उतार दूँ। तो ये काम, इस तरह के जितने भी काम होते हैं जिनके अंदर आप एक काम को मल्टीप्लाई करना है आपने आगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा करके उसकी अप्रूवल ले लेते हैं, ये मौका बन जाता है। जब वो आप अप्रूवल ले लेते हैं, मतलब आपने वो टैप्स लगानी थी डिफरेंट वॉशरूम्स के अंदर, तो एक आपने लगाई और आपने कहा ये देखो भाई ये अच्छी लग रही है, ये सही है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो कहें नहीं ये नहीं है, दूसरी लगाओ भाई, ये इसका शेप अच्छी नहीं लग रही, पहले तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया हो, लेकिन बाद में क्या पता हो कहें नहीं ये नहीं, यूँ करो। तो लग के उसका साइज़, उसकी डायरेक्शन, उसका रुख, उसका क्या नाम है, कलर, मुख्तलिफ चीज़ें, साइज़ शायद आपको पसंद ना आ रहा हो, तो इसीलिए वो एक लगा के वो दिखाते हैं। मसलन एक बड़ी खूबसूरत इसकी मिसाल कोई देता है कि फ़र्ज़ करें एक आपने एक बिल्डिंग बनानी है जिसके अंदर होटल है, इसके अंदर आपने 100 रूम्स बनाने हैं, तो एक रूम जो है वो पहले डेकोरेट करके पूरा फाइनल टच दे के आपको कह सकता है कि ये रूम मॉकअप है, आप इसे देखो, ये अगर आपको रूम पसंद आता है तो यही सारी स्कीम, यही सारी चीज़ें मैं मल्टीप्लाई बाय जो भी करके तो पूरा 100 में कर दूंगा, तो वो फिर उसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो कर सकते हैं। तो ये मॉकअप जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से भी। ड्राइंग इसके अंदर साथ साथ इन्वॉल्व हो रही है। ये सारा काम जो है ना, ये चाहे आप अब आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ये होता है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग जो आज से 5 साल 10 साल पहले तक जो हो रही थी वो सारी की सारी पेपर बेस्ड थी। हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होता था,
डॉक्यूमेंट कंट्रोलर वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके किसी के ज़रिए या खुद जाके वहाँ पे सबमिट करता था, वो स्टैंपिंग करके अपना रिसीव करते थे, फिर वो इसी तरह रिलीज़ करते थे स्टैंपिंग करके, और फिर ये अपने पास रखता था, फिर रिकॉर्ड करता था अपने एक्सेल शीट के अंदर या जहाँ कहीं भी वो रिकॉर्ड करता था, और फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करता था। यानी इसका काम इस तरह से ज़्यादा था। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया है तो अब हमें एक तो ये है कि भारत एक्सेल तो बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें अब डॉक्यूमेंट की सबमिशन और रिसीवल ये जो चीज़ है ये आ गया सारे का सारा कंप्यूटर। अब हमें उठ के सीट से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें वहीं पे बैठ के तो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, आप उसको वहाँ देख रहे हैं, और उसके ऊपर अप्रूवल और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हिस्ट्री पूरी आपने देखनी होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, किस तरह से है। तो वो शेयर फोल्डर हो सकता था, लेकिन उसके अंदर भी समटाइम्स आपको ढूंढना किस फोल्डर के अंदर, क्योंकि हज़ारों डॉक्यूमेंट्स हैं, हज़ारों कितनी टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स हैं। अब किस डॉक्यूमेंट को उन्होंने कहाँ रिव्यू किया, उसमें डाला नहीं डाला, किस तरह से है, यानी हर चीज़ को ट्रैक करना ज़रा आसान नहीं था। इसीलिए फिर जो डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा यानी डॉक्यूमेंट की कंट्रोलिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में आने शुरू हुए, उनमें माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन जो मेरे ख्याल में वन ऑफ द लीडिंग वो है इकोनिक्स आ जाती है फिर। तो अब उससे पहले इकोनिक्स से पहले अगर आप ट्रैकर हमारा देखना चाहें तो मैं आपको ट्रैकर बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें सारे ट्रैकर हैं। ये एज बिल्ड का अलग ट्रैकर है, लेटर्स का ट्रैकर है जो लेटर्स आते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद शॉप ड्राइंग्स का है, कैलकुलेशंस का है, डॉक्यूमेंट्स का है, इंटरनल एनसीआर, एसओआर। इंटरनल मीन्स के जो हमने इशू किए हैं अपने सब कॉम्स को वो हम इंटरनल कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से मैट है, मटीरियल के जितने हैं उसके अंदर रिकॉर्ड होंगे, मॉकअप इधर सारे रिकॉर्ड होंगे, MIR, MST, यानी हर टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तकरीबन हमने अलग अलग उन्हें रख दिए है ताकि उनमें से उन्हें ट्रैक करना आसान हो। मसलन अब मुझे कोई कहता है कि मटेरियल देखो जी मैकेनिकल का, तो मैं क्या करूँगा, मैट खोलूँगा। मैट खोल के इसके अंदर ये देखें मैंने अलग अलग जो है वो शीट्स बनाई हुई हैं, तो उसके अंदर मैं मैकेनिकल में आ जाऊँगा। अब मैकेनिकल के अंदर फर्ज किया वो कहता है जी जो देखना है हमने देखना है जी प्लम्बिंग का देखना है, तो इसके अंदर ये MPL में आ गए, ये आ गए जी प्लम्बिंग के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे प्लम्बिंग से मुतल्लिक हैं। इसमें से आप देख लेंगे कौन सा, ये देखिए कोड है, यानी B कोड का मतलब यह है कि अप्रूव्ड विद कमेंट्स है, अप्रूव हो चुका है इनका सबका। तो ये इनकी पूरी डिटेल है, उसका नंबर है, उसका टाइटल है, किसने भेजा है, सब कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा, किस सब कॉन्ट्रैक्टर ने भेजा था मुझे, और मैन्युफैक्चरर उसका कौन है, उसका सप्लायर कौन है, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। रिवीजन देखें, सारी रिवीजन का आगे ये जिक्र है, रिवीजन 0 कब भेजी थी, R0 कब उसके ऊपर आई, उसका क्या स्टेटस रहा, फिर हमने कब भेजी, कब आई, उसका स्टेटस क्या है, और इस सारी की समरी यहाँ आ रही है। यानी उसमें से ऑटोमेटिकली उठा के ये यहाँ पे इसको हाईलाइट करके भेज रहा है। ये यानी यहाँ लिख रहा था, लेकिन यहाँ से जो लेटेस्ट है वो उठा के यहाँ फार्मूलाज लगे हुए हैं, और उन फार्मूलाज के हिसाब से वो यहाँ आके उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ जो है वो उसका जो लेटेस्ट स्टेटस है वो दिखा रहा है। इस सारे ट्रैकर की फिर जितने मटेरियल हैं, देखें ये भी मटेरियल हैं, ये मटेरियल है, ये लो करंट के मटेरियल हैं, ये इलेक्ट्रिकल के मटेरियल हैं, ये स्ट्रक्चर के मटेरियल हैं, और ये आर्किटेक्चर के मटेरियल हैं। तो ये सारे जितने भी हैं सबका फिर जो है वो समरी यहाँ बन रही है। समरी यहाँ हमने फार्मूला करके कर दी है कि भाई एक तो ये है कि भाई किस तक हमें पता चले कि कितने इस वीक में गए हैं, तो इसके लिए हमने ये फार्मूलाज डिफाइन किए हुए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है टोटल कितने मटेरियल की रिक्वेस्ट गई है, अब टोटल कितने थे, तो हमने बताया कि जी वो 39 गए हैं, उनमें से टोटल इतने चाहिए थे और गए भी इतने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर कोड A किसी को मिला है, कोड A का मतलब है कि जब उन्होंने अप्रूव कर दिया विदाउट एनी कमेंट्स, 100% उन्होंने अप्रूव कर दिया, कोई उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि हम हर एक पे रिजर्वेशन अपनी रखेंगे तो इसीलिए उन्होंने जो है ना वो कोड B हमें दिए। तो 339 में से 321 जो है वो कोड B हो चुके हैं। ये अभी रिवीजन में है, रिवाइज एंड रीसबमिट है, ये भी आप दोबारा जो है वो उन्हें भेजना है। 14 है जो अब तक नहीं गए दोबारा, एक रिजेक्टेड है। इस रिजेक्टेड का भी अगर ये नहीं भेजना तो हम इसे फिर ख़त्म करा देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि सुपरसीड करते हैं, हम नहीं भेजेंगे। C को भी हम उन्हें कह सकते हैं कि हम नहीं भेजेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है टीम पे। अगर टीम समझती है कि हमने दोबारा भेजने हैं तो फिर उन्होंने यहाँ तक रखे हुए हैं, अदरवाइज वो कह सकते थे कि भाई ये रिजेक्ट हो गया, तब हमें चाहिए भी नहीं, हम भेजते नहीं है, इनको सुपरसीड करा दो। फिर उनको हम ख़त्म कर देते, इधर से भी लेस हो जाते, 39 में से लेस हो जाते, और साथ ही यहाँ से भी हम 0 करके तो ख़त्म कर देते।
लेकिन अब तक ये है, इसका मतलब है भेजने हैं। अंडर रिव्यू इस टाइम पे कौन से हैं? 3 हैं जो अंडर रिव्यू हैं अब तक। वो कहाँ अंडर रिव्यू है? इसका मतलब है ये हमसे चले गए और कंसल्टेंट के पास हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। तो ये उसने ये जो है ना फार्मूलाज के जरिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो रही है। यहाँ पे यहाँ नीचे हम ये जो है ना वो बता रहे थे कि इस वीक में कितने हुए, तो इस वीक के अंदर जो है वो ये फार्मूलाज लगे हुए हैं इसके अंदर, तो वहाँ वो काउंट कर रहा है कि टोटल अप्रूवल कितने हुए, रीसबमिशंस कितनी की हैं इस वीक में हमने। तो ये बता रहा है कि 2 हमने इनमें से भेजे हैं, जो यहाँ पहले शायद हो सकता है 16 हो, अब 14 हो गए, इनमें से हो सकता है हमने रीसबमिट की हो। तो इसलिए ये जो है ना साथ साथ पूरी हिस्ट्री आपको बता रहा है। तो ये एक ट्रैकर है, इस तरह से आपने ट्रैकर बनाया। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने भेजना है सबसे पहले उससे मुताल्लिक आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो नया तो यहाँ नीचे ऐड करते चले जाएंगे। वो पहले वाला कोई गया तो उसको आपने इससे आगे यहाँ पे डेट्स डाल के तो उसका वर्क फ्लो ये क्या है? ये इकोनिक्स का नंबर है जो हमें इकोनिक्स दे रही है, ये हमने वो नंबर रखा हुआ है। तो ये वाले जो है ये हम उसको इकोनिक्स के ऊपर सर्च इसके जरिए भी कर सकते हैं और हम नंबर से भी कर सकते हैं, टाइटल से भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप या नंबर से करें या वर्क फ्लो से करें। वो डिपेंड करता है किस जगह आप करें। वर्क फ्लो जो है एक खास जगह है जहां आप उसको, असल में वर्क फ्लो क्या है वो उसको पहले पता हो तो फिर उसको उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें रिवीजन, देखें फ़र्क आ रहा है। रिवीजन जो है ना वो 4 तक भी गई है, ये 7 तक गई है। तो ये 7 तक का मतलब ये है कि इसको अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री आ रही होगी, ये रिवीजन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये देखें सब उसकी डिटेल मौजूद है, कब कब कितना गई है। ये इसका हो गया हमारे पास ट्रैकर। अब अगर हम आते हैं इकोनिक्स की तरफ, ये है इकोनिक्स, ये ओरेकल का है बेसिकली, ओरेकल का है। और ये बेसिकली बना तो था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बाद में से ओरेकल ने एक्वायर कर लिया है। तो अब ये जो है ना ओरेकल की प्रोडक्ट है एक तरह से, और हम लोग जो है बाहर से यूज कर रहे हैं। ये अब सबसे पहले जो इसका इकोनिक्स का आप देखें ना, पहले होम टैब है। होम टैब के ऊपर जितने टास्क हैं, टास्क का मतलब ये है कि कौन से रिव्यू हो के आ चुके, कौन से अभी अंडर रिव्यू, यानी कौन से जो आपको नोटिफिकेशन आए। एक तरह से वो नोटिफिकेशन की जगह है कि स्टेटस क्या है, कोई चीज़ नई आई है, कोई नई एक्टिविटी हुई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये माई टास्क की है वैसे, तो इसके अंदर कुछ भी फिलहाल नहीं दिखा रहा, सब चीज़ें जो है वो अप टू डेट है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल बता रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में ऐड हैं तो फिर आपको प्रोजेक्ट की डिटेल भी बता रहा है। तो मैं ये अब काम जो कर रहा हूँ मुरसलात पे कर रहा हूँ, मैं अगर दूसरे पे कर रहा हूँ DDC3 पे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके फिर उसके डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ, मैं उसमें सबमिट कर सकता हूँ। उसके अलग डॉक्यूमेंट जाएंगे, इसके अलग जाएंगे, ताकि मिक्सअप ना हो। वजह क्या होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने वाली या उसकी जो टीम है वो अलग हो सकती है, इसकी जो टीम है कंसल्टिंग वो अलग हो सकती है। तो इसीलिए हमें जो है ना वो उनको बाहर उसी हिसाब से रखना है। और फिर जो भेजने वाले हैं, मसलन मेरी अपनी कंपनी, मेरी अपनी जो टीम है जो मेरी साइट पे है, वो अगर इन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहे तो वो अपना ही खोलेंगे तो उसमें आएगा ना। उनके पास ये दोनों ऑप्शन शायद ना आ रहे हों, उनके पास शायद सिर्फ यही आ रहा हो। मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हूँ तो मुझे दोनों की है, क्योंकि मैंने समटाइम्स वहाँ काम करना है, समटाइम्स यहाँ करना है, लेकिन उनके लिए हो सकता है सिर्फ एक ही हो। तो अगर मैं उस पर कर दूंगा गलत पे तो उन्हें तो फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए, और वो जाएगा भी गलत जगह पे, फिर आगे कंसल्टेंट को भी गलत जाएगा। तो इसीलिए उस पर नहीं, मतलब जिससे मुतल्लिक है उसी पे होना चाहिए। यही जो डॉक्यूमेंट, ये प्रोजेक्ट आ रहा है ना, ये यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स पे आपने डबल क्लिक किया तो खुल गया, लेकिन अगर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पूरी आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस हैं वो इसमें अवेलेबल है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये खुल गया। इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये इस टाइम पे असल में, क्योंकि ये एक कीवर्ड हमने सर्च किया है, तो इसलिए ये सिर्फ उससे मुतालिक बता रहा है कि 97 रिजल्ट्स इसे मिले हैं। लेकिन अगर मैं इसको ब्लैंक, बगैर किसी चीज़ के, क्लियर ऑल फिल्टर्स करके मैं इसको सर्च करता हूँ, तो मुझे टोटल अब तक के जितने डॉक्यूमेंट्स हमने इस प्रोजेक्ट पे भेजे हैं उन सब का नंबर और उनकी डिटेल बता रहा है। वो 7912 ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने इस प्रोजेक्ट पे भेजे हैं। ठीक है, तो ये इनकी सारी की डिटेल यहाँ आ रही है। फिर अगर आप देखें इधर, आप उसको जो भी नंबर है उसको आप सर्च कर सकते हैं, जो हम देख रहे थे वहाँ डॉक्यूमेंट नंबर, ये जो नंबर है आप इनको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नंबर से नहीं, आप कहते हैं कि मुझे एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट सारे चाहिए, सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे सारी कैलकुलेशंस चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको जब ये करके सर्च करूँगा तो अब ये सारी कैलकुलेशन की सब कैलकुलेशन है, और टोटल कितनी है 44 है। ये कैलकुलेशन है, इसमें उसने कोई नहीं देखा कि मैकेनिकल है, स्ट्रक्चरल है, इलेक्ट्रिकल है, कौन है। ये अगर आप मजीद स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप कह सकते हैं डिसिप्लिन वाइज,
आप कहते हैं जी मुझे सिर्फ आर्किटेक्चर की दिखा दो, तो ये सिर्फ सर्च करने में काफी easy हो जाएगा। जी वो फिर आप फिल्टर होता चला जा रहा है, तो आप देखेंगे ये सिर्फ आ गई है। फिर आप कहते हो अच्छा ये तो सारी आ गई, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें से रिव्यू स्टेटस जो है, ये रिव्यू स्टेटस है, आप कहते हैं जी मुझे जो अप्रूव हुई है ना कोड बी हुई है वो मुझे बताओ, या इसी तरह से कोड ए अगर हुई है तो वो बताओ। तो मैं उसे कहता हूँ ये जो अप्रूव हुई है, तो ये उसने मुझे बता दिया कि सारी अप्रूव्ड है, ठीक है जी, ये 7 है, तो कम होता चला जा रहा है उसका। अच्छा सब डिसिप्लिन वाइज इसका सब डिसिप्लिन ए आर है, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा चल जी मुझे मैकेनिकल दिखाओ, यहाँ अगर आप सब डिसिप्लिन शायद अप्लाई हो, ये देखेंगे ये मैकेनिकल की अप्रूव्ड है, ये सारी अप्रूव्ड है मैकेनिकल की। अब इसमें से देखिए मल्टीपल किस्म के सब डिसिप्लिन आ रहे हैं, डिफरेंट है। मैं कहता हूँ फायर फाइटिंग की सिर्फ निकाल यहाँ से, MFF जो है वो फायर फाइटिंग है, तो ये इसमें कहता हूँ सिर्फ फायर फाइटिंग की निकाल, ये देखेंगे सिर्फ वो निकाल ली। तो ये आपको कितना आसानी से वो डॉक्यूमेंट भी मिल रहा है, उसका स्टेटस भी मिल रहा है, और आप उसको जो है यहाँ से अपने यूज़ करना है, अगर आपने किसी को भेजना है वो भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। यानी वो लोग जो इकोनिक्स पे मौजूद हैं उनको आप भेजना चाहते हैं अपनी टीम के, तो उन्हें आप यहाँ से भेज भी सकते हैं, और उसके अलावा आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अगर इंडिविजुअली डाउनलोड करना, यहाँ सिर्फ क्लिक करेंगे उसके सामने उस फाइल के नीचे, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप सबको डाउनलोड करना चाह रहे हैं सबको, तो ये सिलेक्ट ऑल करें और यहाँ से आप टूल्स में आके जिप डाउनलोड, तो ये जिप फाइल करके वो सबको इकट्ठा डाउनलोड कर देगा। तो ये बड़ा आसान कर देता है हमारा काम। लेकिन इसके लिए अब ये सारा आसान क्यों हुआ है? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट ये बन रहा था, जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा था, जब हम डॉक्यूमेंट यहाँ भेज रहे थे, तो उस टाइम पे हमने इनकी तफसीलात जो हैं वो हमने खुद डाली थी, हमने खुद इसे बताया था, और अगर वो हम सही बताएंगे तो फिर सही रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड करते हैं तो उसके लिए इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप आते हैं, तो एक है अपलोड ऐड अपलोड डॉक्यूमेंट, और एक जो है ये ऐड अपलोड डॉक्यूमेंट, और एक जो है वो ऐड अपडेट प्लेस होल्डर्स। ये दो चीजें हैं जो हम आमतौर पे यूज करते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि आपने कोई चीज अपलोड नहीं करनी, आपने जस्ट नाम रिजर्व कर लेना है कि ये नंबर इस पर्टिकुलर टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए रिजर्व हो गया। अब वो नंबर जो है, अब आप जब भी वो डॉक्यूमेंट आएगा तो आपने जस्ट उसको अपलोड करना है, उसमें आके ऐड एंड अपडेट में आप आएंगे तो वो उसके अंदर आप डालेंगे तो डिटेल मौजूद है, सिर्फ आपने डेट शीट चेंज करनी है और भेज देना है, तो वो ज़रा इजी हो जाता है। अब ये यहाँ हमने नहीं यूज़ किया, लेकिन जब हम पिछले प्रोजेक्ट पे थे मेट्रो वाले पे, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज ही था। पहले से ही वो हमें कहते थे कि जी 100 ड्राइंग्स की जो है ना हमें डिटेल दो, तो हम इसी तरह से वो ड्राइंग्स जो हैं उनके टाइटल वो हमें प्रोवाइड कर देते थे, हम उनके नंबर जनरेट करते थे, वो नंबर हम उन्हें दे देते थे कि इस नंबर या इस टाइटल वाली ड्राइंग का ये नंबर है, इस टाइटल वाली ड्राइंग का ये नंबर है, वो हम उन्हें प्रोवाइड करते थे। वो फिर वो बना के हमें भेजते थे और हम फिर जस्ट में अपलोड करते थे, और वो ऑलरेडी हमने रिजर्व किया होता था, तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीका हो जाता था। अब क्योंकि उतनी ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं है, तो इसीलिए फिर इन्होंने वो प्लेस होल्डर को यूज़ ही नहीं किया, इन्होंने जस्ट एंड डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट खुद ही बना के भेजते, नंबर हमसे उन्होंने पूछे, हमने अपने ट्रैकर के जरिए उन्हें बता दिए ये ड्राइंग के नंबर हो सकते हैं, चलो बना के भेजो। इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि टोटल 1000 होंगी, वहाँ तो 40,000 ड्राइंगें तो वो ज़रा और तरह का इस्तेमाल था। तो यहाँ जो है ना वो हम लोग फिर डायरेक्टली इसे ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये, अब ये अगर आप क्लिक करते हैं ना तो वो डायरेक्ट कहता है कि आप अपलोड कर, तो अब आप अपलोड अगर तब करेंगे ना जब आपके पास होगी, तो अगर आपके पास है ही नहीं तो आप अपलोड नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ होती है जब आप उसे पहले से प्रिपेयर हो। लेकिन अगर आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप फिर ये चीज़ देखना चाहें तो ये प्लेस होल्डर के थ्रू ही देख सकते हैं। प्लेस होल्डर में आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखें इसने दो चीज़ें बताई हैं। एक है मैनुअली का मतलब यही है कि जब आप खुद से ही उसको चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, यानी 4-5 आपको चाहिए थी, आपने खुद ही जगह बना के खुद ही उसके अंदर कर दिया। एक्सेल का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में आ रही हों चीज़ें और आप उनके पहले से ही सारी चीज़ डिफाइन करके आप भेज देते हैं। इसके लिए एक्सेल के लिए उन्होंने यहाँ पे एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है कि ये किस तरह, ये बाद में देखते हैं इसको, पहले ज़रा ये देखें मैनुअली वाले को। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ वैसे बोल ही ना छो आगे, लेकिन ठीक है अभी तक, मतलब मेजर पिछले वाला तो मैं ठीक है समझ। हाँ नहीं कोई नहीं, ये असल में इसलिए है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपसे कोई इंटरव्यू जब ले रहा होता है ना,
अगर सपोज आप इसी फील्ड में आते हैं तो वो यही चीज़ें उसने पूछनी होती हैं। डिसिप्लिन पूछ सकता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, आपको डॉक्यूमेंट किस किस्म के होते हैं, इन्हीं ये चीज़ें ही हैं, वहाँ से पूछेगा। अच्छा, फिर आपसे जब वो पूछेगा इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स में आप सर्च किस तरह कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में अपलोड किस तरह कर सकते हैं, आप वर्क फ्लो किस तरह जनरेट करते हैं। तो ये यही चीज़ें होती हैं जो उन्होंने पूछनी होती हैं बेसिक। फिर उसके बाद अगर आप जब एक्सपीरियंस अपना बताते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर महारत है। तो ये चीज़ इसी तरह से आ रहा होता है। ये मैनुअली चले देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैनुअली में हम आए और यहाँ आके देखें, ये जो आपके सामने खुला है ना, यहाँ आपने वो चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं जो फिर सर्च आप करते हैं। सर्च आप इसे कहते हैं मेटा डाटा। ये मेटा डाटा है। इस मेटा डाटा को आप जो है यहाँ जब अच्छे से डिफाइन करेंगे तो फिर सर्च करेंगे तो ये चीज़ तब निकलेगी। ठीक है जी। और ये भी चीज़ें प्री डिफाइंड है काफ़ी सारी। मसलन पहले आपने टाइप देखना है, मसलन आपने कहा जी मुझे मटेरियल अपलोड करना है, मटेरियल अपलोड करना है तो ये मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, ये मैंने अपलोड करना है। नंबर आपके पास अगर मौजूद है, यहाँ आप नंबर डाल देंगे उसका। अच्छा, उसके बाद रिवीजन उसकी डाल देंगे कौन सी है, टाइटल उसका डाल देंगे कौन सा है, डिसिप्लिन जो है वो ये यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप निकाल लेंगे। मसलन मैकेनिकल का है, मसलन प्लम्बिंग का है, तो आपने ये कर दिया क्योंकि वो नंबर से भी जाहिर हो रहा होगा। यहाँ आपने MPL किया होगा ना, सारा करने से उसका टाइटल बन जाता है, ये वो मतलब है ना। वो टाइटल तो बन गया पहले। ये जो चीज़ है ना, ये जो हम कर रहे हैं, इसका फायदा ये है, मसलन आपने यहाँ पे देखें ये अप्रूवल के लिए कर दिया और आपने डेट डाल दी। ये जो हमने किया है ना, ये चीज़ की है, ये जो इसका ये लिखा है, नंबर लिखा है, डिवीजन लिखी है, टाइटल लिखा है, ये चीज़ें जो की हैं हमने, इसका फायदा सिर्फ ये हो रहा है कि ये जो चीज़ आपके सामने आ रही है स्पेसिफिक कैटेगरी में चला गया जी, वो फिर आप जब यहाँ सर्च करेंगे ना तो वो फिर वो चीज़ आपके सामने इजीली आएगी, क्योंकि यहाँ आपने हेडिंग वही बताई है, लेकिन टाइटल है वही, ये टाइप है वही आ गई वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद रिवीजन आ गई, डिसिप्लिन आ गया, रिव्यू स्टेटस तो बाद में आएगा। अच्छा, आपने स्टेटस ये आपने किसी भेजी है वो यहाँ पे आप पेंडिंग होगा, अगर वो ऐसा है ना सिलसिला। सपोज मैं आप देखता हूँ, ये देखिएगा फायर फाइटिंग, अभी सारे मैं फिल्टर खत्म कर देता हूँ। ये देखिए इशू फॉर अप्रूवल है, इशू फॉर अप्रूवल आपने लिख के भेजा। जब आप ये डिफाइन कर रहे हैं ना तो आप इसको कह रहे हैं इशू फॉर अप्रूवल। यहाँ आप जब कर रहे हैं ना, ये आपने कर दिया है तो यहाँ आप इसे बता रहे हैं इशू फॉर स्टेटस। यहाँ इशू फॉर अप्रूवल आप कह रहे हैं, ये चीज़ फिर वहाँ नजर आ रही है और वो कह रहा है कि है। हाँ, जब वो रिव्यू स्टेटस आता है ना, तो जब वो कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे वो पेंडिंग की बजाय कुछ और लिखा आ जाएगा। अब पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी उनके पास उन्होंने रिव्यू अभी किया नहीं है। जब वो कर लेते हैं तो वापस भेजते हैं तो फिर वो कोड B करके या C करके या D करके या A करके या E करके कुछ भी करके वो वापस भेजेंगे। तो ये फिर यहाँ आपको सामने नजर आने लग जाएगा। साथ ही ये जब आपको यहाँ नजर आएगा, साथ ही आपको ईमेल भी ऑटोमेटिकली आउटलुक पे आ जाती है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, कि भाई वो डॉक्यूमेंट आपको वापस आया और उसका ये स्टेटस है, नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। तो अगर वहाँ नहीं आया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भाई वो डॉक्यूमेंट किस तरह से है। तो ये इस क्राइटेरिया की बेस पे आप इसको यहाँ से फिल्टर कर रहे होते हैं। ये जो फिल्टर लग रहे हैं ये सारे इस वजह से लग रहे हैं जो आपने बनाए थे। तो ये इसका बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का जो है ना, पहले शुरू में स्टार्ट में तो यही है। ठीक है जी। फिर इसके बाद वो वर्क फ्लो वगैरह की डिटेल आती है। वर्क फ्लो हम क्यों बनाते हैं? असल में डॉक्यूमेंट्स जो हम भेज रहे होते हैं तो कुछ हम एक तरतीब बनाना चाह रहे होते हैं, जो ख़ास तौर पे जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए हम ये देखते हैं कि भाई उनका एक, क्योंकि उन पे सारा डिपेंड कर रहा होता है, प्रोजेक्ट की स्पीड और प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है और हर चीज़ जो है वो उसके ऊपर ही, यानी वो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन मटेरियल है, इंस्पेक्शंस हैं, उसके अलावा जो यानी कोई और ऐसी डिटेल्स हैं जो उससे ड्राइंग्स वगैरह हैं जो आपको चाहिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप भेजते हैं तो उसके लिए जो कंसल्टेंट है उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर उन्होंने रिव्यू करना है। तो उसके अलावा उन्होंने एक टीम फिक्स करनी होती है कि ये लोग करेंगे रिव्यू, उनको कंटिन्यूस बैठ के वो काम कर रहे हैं और उन्हें उसी तरह की चीज़ मिल रही है। तो अब उसके लिए देखें दो चीज़ें, टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी मैन पावर, ये जो भी इंजीनियर वहाँ बैठे हुए हैं, टीम एंड टाइम, ये दो चीज़ें जो है उन्होंने फिक्स की होती हैं। तो अब ये वर्कफ्लो से जब चीज़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ उन्हें पता होगा कि ये इस वर्कफ्लो में आया है, इस टाइप ऑफ वर्कफ्लो में आया है, तो इसका मतलब है हमने इतने दिनों में इसको रिव्यू करके वापस भेजना है। नहीं तो फिर ये ओवरड्यू होगा। ओवरड्यू का मतलब है कि वो कंसल्टेंट पे पेनल्टी पड़ सकती है।
कि आपने डिले किया है जिसकी वजह से हमारा काम डिले हो रहा है। तो ये वो भी चाह रहे होते हैं कि इन चीज़ों पे जो इस किस्म के मसाइल हैं उनके ऊपर ताकि अपनी तरफ से वो जल्द अज जल्द करें। तो ये चीज़ है। अब वर्क फ्लो के अंदर आप जब आते हैं, ये देखें ये ऊपर वर्क फ्लो वाला एक बना हुआ है, इस पर आप जब डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ अब आपको सारे वर्क फ्लो जो भी जनरेट हुए हैं ये वो बता रहा है। अब देखें इसके अंदर कह रहा है डेट ड्यू, कब तक, डेट इन, कब हमने सबमिट किया तो उनके पास डेट इन हो गई है, उनके पास डेट इन हो गई है ना। अब ड्यू कब तक है, कब तक उन्होंने रिव्यू करना है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, इतने नंबर ऑफ डेज में उन्होंने करना है। ये कहाँ से हमें पता चलेगा, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें ना ये वाला जो है, तो ये यहाँ पे इनके पास पूरी हिस्ट्री खुल रही होती है कि ये 5 डेज है इनके पास, 5 डेज में इन्होंने रिव्यू करना है। अब ये यहाँ पर सिंपल सा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो वर्क फ्लो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, टीम्स आगे डिफाइंड होंगी, वो एक टीम करेगी, फिर दूसरी टीम करेगी, फिर तीसरी करेगी, काफ़ी सारे, जैसे मेट्रो पे था काफ़ी लंबी चेन बनती थी तो उसके अंदर जो है वो सारे रिव्यू कर रहे होते थे। तो सबसे पहले हो सकता है आपकी अपनी टीम कर रही हो, फिर आगे से वो दूसरी टीम कर रही हो, फिर वो करके फिर फाइनल में आप तक चीज़ आ रही हो। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल सा है। तो इसीलिए सिर्फ आपको जो है नंबर ऑफ डेज यहाँ पे पता चल रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे इसे करना है। अगर इस दौरान नहीं करते, अगर ये 21 से आगे चल जाती है तो ये पेंडिंग स्टेटस जो है वो यहाँ पे ओवरड्यू आ जाएगा। अभी तो करंट है ना, मसलन मैं अगर यहाँ करूँ स्टेप स्टेटस की तरह, सॉरी ये स्टेप स्टेटस है, इसमें अगर मैं कहता हूँ तो ये देखिए इसमें ओवरड्यू लिखा हुआ है। ये इसका मतलब है कि वो, या मैं वो सर्च करने लगा हूँ डॉक्यूमेंट जो ओवरड्यू अब ऑलरेडी हैं, अभी हैं। तो ये अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स ओवरड्यू हैं, 12 ओवरड्यू हैं उनके पास। मसलन ये वाला जो है एजमिल ड्राइंग, ये 10 को गई है, इसको 15 तक हो जाना चाहिए था, आज 17 हो गए, तो ये ओवरड्यू है। इसका मतलब है 2 दिन उन पड़ गए हैं, उन्हें इससे पहले देना चाहिए था। ये इसी तरह से मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये 9 को गई है तो 14 को होनी चाहिए थी, ये 6 को गई है तो 12 को हो जानी चाहिए थी। ये डॉक्यूमेंट और टाइप का ना, इसका 6 डेज है। ये क्या है, ये FST, ये और तरह का डॉक्यूमेंट है। इसका अगर आप देखें इसके नंबर ऑफ डेज, अच्छा इसके भी 5 ही है वैसे, तो बहरहाल फिर भी ये ज़्यादा दे रहा है, तो ये ओवरड्यू है। तो इस तरह से मतलब आप जो है वो ये वर्क फ्लो जो है ये आपको ये बताता है कि उसका स्टेटस क्या है, उसको कब तक हो जाना चाहिए था। इसकी बेस पे फिर आप अपनी चीज़ें क्लेम भी कर सकते हैं उससे। तो वर्क फ्लो जो है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक कर लेता है चीज़ों को, वरना सबमिट तो आप वैसे भी कर रहे होते हैं, आप उसको ट्रांसमिटर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप उसको मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ भी मेल का ऑप्शन है, इसके अंदर है, ये मसलन ये मेल है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इस मेल को यूज़ उस तरह से आउटलुक की तरह तो नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर भी आप देखिए सर्च कर सकते हैं। आउटलुक में सर्च बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ आप उसको बड़े अच्छे से सर्च कर सकते हैं। तो मसलन मैं अगर कहता हूँ कि जी हमें जो मेल से आ रही हैं, मसलन हमें NCRs फर्ज करें वो भेज रहे हैं मेल के ज़रिए, तो NCR मैं कर देता हूँ, ये मैंने किया। तो अब ये सारी जो NCRs हैं वो मुझे दिखाएगा कि ये NCRs आ चुकी हैं, इतनी NCRs आई हैं। अच्छा ये बता रहा है आई हैं या गई हैं, ये भी पता चल जाता है। तो ये यानी आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं मज़ीद। तो ये मेल के थ्रू भी जो चीज़ें आ जा रही हैं उनका भी आपको यहाँ से इजीली रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये है जी बेसिक डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग।